यह कहानी 1999 में जापान के आओमोरी प्रांत में घटित होती है, जहां एक सुविधा स्टोर है। सुविधा स्टोर की स्थिति बहुत दूरस्थ है। आसपास एक स्कूल के अलावा लगभग कोई अन्य इमारत नहीं है, लेकिन छात्रों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधा स्टोर 24 घंटे खुला रहता है। कोउकेई यहाँ के नाइट शिफ्ट विक्रेता है। आज उसे ड्यूटी पर 3 घंटे हो चुके हैं और एक भी ग्राहक सामान लेने नहीं आया। जब वह शेल्फ को ठीक करने लगा, तभी देर रात कोचिंग क्लास से लौट रहा एक हाई स्कूल का छात्र स्टोर में प्रवेश किया। वे हॉस्टल क्षेत्र की ओर चलकर सामान चुनने लगे। गाओजिंग उठकर काउंटर पर वापस आ गया और उनकी सेवा के लिए तैयार हो गया। इस समय दोनों ग्राहकों की बातचीत दुकान में प्रवेश कर गई, जिसे गाओजिंग साफ साफ सुन सकता था। वे लोग पिछले दिन की घटना से स्तब्ध थे। एक सप्ताह पहले उनके एक सहपाठी ने ऑनलाइन एक लाल कमरा नामक पहेली खोजी थी। ऐसा लगता था कि वह इसके प्रति बहुत उत्सुक था और एक सप्ताह तक क्लास में नहीं आया था। पूरे दिन कमरे में रहकर पहेली का अध्ययन करते हुए, हालांकि उसके माता पिता व्यस्तता के कारण उसकी स्कूल न जाने की सूचना नहीं रख सके, जब तक कि शिक्षक ने उन्हें फोन नहीं किया। उसके पिता ने जबरदस्ती बेडरूम का दरवाजा खोला तो पाया कि वह मर चुका था। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। गाओजिंग इससे बहुत चकित था, लेकिन उसे जिज्ञासा थी कि उस सहपाठी के साथ दाऊदी फाशिंग लेउशमो। जब उसने छात्रों की वस्तुओं का बिल चुकाकर उन्हें विदा किया तो वह काउंटर पर खड़ा रह गया। ये ऑनलाइन पहेली उसकी रुचि को जगा चुकी थी। उसने अपने दोस्त कोबायाशी को फोन करने का निर्णय लिया। कोबायाशी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है और उन्हें इंटरनेट की अच्छी जानकारी है। गाओजिंग ने कोबायाशी को हाल ही में अनजाने में सुनी गई बातों के बारे में बताया और कोबायाशी ने भी इसमें रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि वह इंटरनेट पर संबंधित जानकारी की खोज करेंगे और आधे घंटे बाद गाओजिंग को फोन करेंगे। फिर कई घंटे बीत गए और गाओजिंग को कोबायाशी का फोन नहीं आया। वह सोच रहा था कि इतनी देर हो गई है, निश्चित ही कोबायाशी सो गया होगा। वह उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फिर से फोन नहीं किया। बाद में उसने एक संदेश भेजा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो कोकेई की जिज्ञासा उसे जल्दी से उत्तर खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह उस रहस्यमय पहेली के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने बगल के एक ऑफिस में जाकर कंप्यूटर खोला और लाल कमरे की खोज शुरू की। पर उसे सिर्फ लाल कमरे के बारे में कुछ समाचार लेख मिले। लेखों में कहा गया कि यह एक पुरानी कथा है। किसी ने भी इस पहेली को हल नहीं किया है, लेकिन सभी प्रतिभागी धीरे धीरे मर जाते हैं। गाओजिंग को लगा कि ये लेख बहुत डरावने हैं, लेकिन जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। ये जिज्ञासा धीरे धीरे जुनून में बदल गई। इतने में बाहर से कुछ ग्राहक खरीदारी करने आए। वह ध्यान से बाहर निकला। एक मध्यम आयु का आदमी सिगरेट का एक पैकेट खरीदना चाहता था। सड़क पर टहलते समय एक आवाज आई। ग्राहकों को रवाना करने के बाद गांव तुरंत ऑफिस में वापस लौट आया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विंडो पॉपअप हुई और उस पर लिखा था वही आवाज जो उसने सुनी थी। उसने जल्दी से विंडो को बंद कर दिया, लेकिन वह विंडो फिर से पॉपअप हो गई। क्या आपको पसंद है? क्या तुम्हें यह पसंद है? गाओजिंग ने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार विंडो फिर से पॉपअप हो जाती थी। क्या आपको पसंद है? और हर बार पहले से तेजी से पॉपअप होने लगा, जब तक कि बंद करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। विंडो में लगातार दिखाई देने वाला पाठ धीरे धीरे बदलने लगा। आपको लाल कमरे पसंद है? क्या आपको लाल रंग का कमरा पसंद है? गाओजिंग स्तब्ध रह गया। यही वह पहेली थी जिसे वह ढूंढ रहा था। इस बार उसने विंडो को बंद किया। एक नामों की सूची धीरे धीरे स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। उसने स्क्रॉल करके कंप्यूटर माउस से एक पृष्ठ सूची देखी। जिस बात ने उसे डराया वह ये थी कि उसका दोस्त शियाओलिन आखिरी में सूची में दिखाई दिया। उसने तुरंत शियाओलिन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर उसने अपने बॉस को फोन किया और छुट्टी की अनुमति ली। शियाओलिन के पास जाने की तैयारी की। जैसे ही वह खड़ा हुआ, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उसने दरवाजे पर जोर से मारा और चिल्लाया, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे एहसास हुआ कि यह खुलने वाला नहीं है। तभी पीछे से कंप्यूटर ने फिर से बात की। आपको लाल रंग का कमरा पसंद है? वह बहुत देर तक स्क्रीन को घूरते रहे। फिर उनकी नजर मेज पर रखे कला चाकू की ओर गई। वह मुस्कुराए। अब उन्हें पता था कि बाहर कैसे निकलना है। लोग बचपन में अंधेरे से डरते हैं, वैसे मैं भी डरता था। बचपन में मैं अंधेरे से बहुत डरता था। हमेशा लगता था कि जैसे ही कमरा अंधेरा होता है, कोई अंधेरे में छिपकर मुझे देख रहा है। रात में सोने की हिम्मत नहीं होती थी, भले ही माता पिता बगल के कमरे में ही होते थे। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे एक नाइट लैम्प खरीद कर दिया। इस नाइट लैम्प की वजह से मैंने कुछ कम डरना शुरू किया। इस नाइट लैम्प को जिस दिन लाया गया और बिजली में लगाया गया, उसके बाद से कभी हटाया नहीं गया। हर रात ये पूरी रात जलता रहता था। मेरी माँ ने बिना मेरे कुछ कहे ही कहा, जाओ खेलो। मैं खुशी के मारे खेल क्षेत्र की ओर दौड़ा। मेरी माँ पास के बेंच पर बैठकर मुझे देख रही थी। मैं स्लाइड पर चढ़ गया। बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे चढ़ उतर रहे थे, बड़े मजे कर रहे थे। मैं पाइप के अंत तक चढ़ गया। अंत एक छोटे से कमरे की ओर जाता था। मैं उसमें खेलते खेलते मस्त हो गया और देखा वहां बाहर एक आदमी था जो मुझे लगातार देख रहा था। वो काले रंग की फ्रंट की हुड वाली स्वेटशर्ट और नीले रंग की जींस में था। लगता था कि वह लगभग 30 वर्ष का था। बांके हुए पीले दांत और अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था। आंखों में खून की लकीरें थी और चेहरा बहुत डरावना था। मैं घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करूं। इसी समय मैंने अपनी माँ को पुकारते हुए सुना। तब मैंने दूसरी तरफ की खिड़की की ओर देखा, जहां मेरी माँ मुझे इशारा करके नीचे उतरने को कह रही थी। मैं तुरंत अपनी माँ के पास भागा और फिर मेरी माँ मुझे लेकर मॉल से बाहर चली गई।
गाड़ी में बैठने के बाद मेरी माँ ने बहुत सावधानी से सभी कार के दरवाजे लॉक कर दिए और चारों ओर ध्यान से देखा कि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई पीछा नहीं कर रहा है। तब जाकर वाहन शुरू किया। हाँ, मेरी माँ ने देखा कि वह आदमी वास्तव में घर के बाहर रुक गया है और अंदर खेलते हुए मुझे घूर रहा है। तभी मेरी माँ को लगा कि वह आदमी कुछ गड़बड़ है और तुरंत मुझे नीचे बुला लिया। घर लौटने के बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी से संपर्क किया, पर मेरे पिताजी ने इसे मेरी माँ का छोटा सा मुद्दा बना दिया। मेरी माँ ने थोड़ी शिकायत की और फिर फोन रख दिया। रात का खाना खाने और नहाने के बाद मेरी माँ ने मुझे बिस्तर पर सोने के लिए कहा और मेरा नाइट लैम्प चालू कर दिया। मेरी माँ ने मुझे बिस्तर पर सोने के लिए भेज दिया और मुझे स्पष्ट रूप से याद है वो नाइट लैम्प बैटरी मोड का था। बिजली से जुड़ा होने पर भी इस्तेमाल हो सकता था। बिजली चली जाने पर भी चार्ज की गई बिजली से चल सकता था। पहले से ही अंधेरे से डरता हुआ मैं अचानक और डर गया। मानसिक प्रभाव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक सरसराहट ने तुरंत मेरे शरीर में फैल गई। तभी अचानक मुझे याद आया कि बेड साइड टेबल पर एक टेबल लैंप भी है। मैंने अंधेरे में उसे छूकर टेबल लैंप जलाया और मेरे सामने का दृश्य मुझे बताया। हमेशा से जिस बात का मुझे डर था वो सच में हो गया। मैंने देखा कि पलंग के अंत में सच में कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और वह खून भरी आंखों से मुझे घूर रहा है। असल में कोई अंधेरे में लेटा था और वह व्यक्ति पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं डर के मारे जोर से चिल्ला उठी। मेरी चीख सुनकर वो व्यक्ति मेरी माँ के अंदर आने से पहले ही खिड़की से बाहर कूद गया। मैं रोते हुए अपनी माँ को बताने लगी कि सच में कोई मेरे कमरे में छुपा था और अंधेरे में मुझे देख रहा था। शुरुआत में उसने मुझे विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने कहा ये सच है। अगर विश्वास नहीं है तो देखो, किसी ने नाइट लैम्प का प्लग खींच लिया है। बाहर जाने से पहले तो आपने ही नाइट लैम्प का स्विच ऑन किया था और वह प्लग कभी नहीं निकाला गया था। मेरी माँ तभी समस्या की गंभीरता को समझ पाई, क्योंकि वह जानती थी कि मैं अंधेरे से बहुत डरता हूं। लेकिन हमें दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की याद दिलाई। बाद में पुलिस जांच के बाद हमें बताती है कि रात की लैंप पर किसी दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। शायद संदिग्ध ने दस्ताने पहने थे। वे लोग आज रात हमारे घर के बाहर नजर रखेंगे उस व्यक्ति के फिर से आने की स्थिति में। उस रात मैं सो नहीं पाया और उसके बाद वह व्यक्ति दोबारा नहीं आया। अब एक बात जो मैं हमेशा समझ नहीं पाया वो यह कि मैंने उस साल शॉपिंग मॉल में जो व्यक्ति देखा था और जो उस रात मेरे कमरे में आया था वो जरूर वही व्यक्ति था। लेकिन उसे मेरे घर का पता कैसे चला? अगर वह हमारा पीछा कर रहा था लेकिन उस समय हम गाड़ी में थे, वह पीछे दौड़ते हुए नहीं आ सकता था। पुलिस भी उस व्यक्ति को कभी नहीं पकड़ सकी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और एक दूसरे शहर में जल्दी ही शिफ्ट हो गया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ और मुझे अपनी प्रिय लड़की मिली है। एक साधारण और खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। वह यादें अब मुझे प्रभावित नहीं करती। आखिरकार हमें जीवन में प्रगति करनी होती है। कृपया याद रखें कि सुरक्षा गलतफहमी से बेहतर है।